गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है भ्रम दूर करने के उपाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूं कि आज इस टॉपिक को, इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर प्रॉपर वे में सिंसियरली आप शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके मन में जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, आपका एक बहुत ही गलत कंसेप्ट जो आपके मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में समाया हुआ है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने टीचिंग के दौरान ऐसे हजारों बच्चे को देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने ऐसा जिक्र भी किए कि सर मैथमेटिक्स में मेरा स्कोरिंग काफी अच्छा है, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स में मुझे दिक्कत नहीं है, रीजनिंग भी मैं बहुत अच्छा बना लेता हूं, करेंट अफेयर्स अच्छा है, जीके वगैरह में भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो माथा गर्म हो जाता है, बहुत टेंशन होता है, एक खौफ सा लगता है। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की वजह से मेरा रिजल्ट रुक जा रहा है। और इस संदर्भ में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, वही स्टूडेंट जब अपने मित्रों से बात करते हैं या कभी कभी अपने टीचर के से रिजल्ट के संदर्भ में बातचीत करते हैं, और यदि कभी उनके मित्र या टीचर पूछ देते हैं कि अंग्रेजी में जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस है, अंग्रेजी में कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, टीचर पूछते हैं स्टूडेंट से इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बच्चे, वैसे स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि इंग्लिश की जो बात जहां तक है, तो इंग्लिश में मेरा कॉमन ईयर ठीक है, कॉमन ईयर में बना लेता हूं, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलर नहीं बनता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बनता है। क्लोज टेस्ट में मैं अच्छा स्कोरिंग करता हूं, क्लोज टेस्ट मेरा बन जाता है, पैसेज भी ठीक ठाक बन जाता है, ये पैसेज में बना लेता हूं, लेकिन अरेंजमेंट फिर नहीं बनता है। तो ऐसी सोच रखने वाले सारे स्टूडेंट्स से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बारे में, खुद के बारे में, जो अपने टीचर से, अपने मित्रों से, अपने पेरेंट्स से जो अपना परफॉर्मेंस शेयर करते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और मेरा विश्वास है अगर इस वीडियो को आप सिंसियरली देखोगे तो शायद आपको भी विश्वास हो जाएगा, आपका कंसेप्ट आज हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ये तुक्का मारने वाली बात है। तो आइए इस वीडियो में हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि यह बात का कितना प्रतिशत सही है कि मेरा कॉमन ईयर ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम है, क्लोज टेस्ट बन जाता है, फिलर में प्रॉब्लम है, या फिलर बना लेता हूं, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेंजमेंट में बहुत दिक्कत है। तो ये जो बातें हैं ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो आप इस प्रकार का स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। इस चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं, और मेरा प्रयास होगा कि आप के मन में जो ये डाउट्स हैं, ये जो भ्रम है, ये हमेशा के लिए रिमूव्ड हो जाए। तो आइए इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंसेप्ट की बात हम करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ANGRY, एंग्री एक वर्ड है। ये एंग्री जो वर्ड है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बताता है। और एंग्री इज इक्वल टू बोलते हैं हम नाराज। एंग्री इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? नाराज। इसको हम दूसरे शब्दों में खफा भी बोलते हैं। एंग्री इज इक्वल टू खफा बोल सकते हैं, खिन्न बोल सकते हैं। तो इस वर्ड से रिलेटेड एक कंसेप्ट ये है कि एंग्री, कोई व्यक्ति किसी से एंग्री होगा, किसी दूसरे व्यक्ति से एंग्री होगा। तो इसके लिए कंसेप्ट ये ध्यान में होना चाहिए कि एंग्री जब वर्ड हम किसी सेंटेंस में लाते हैं, एंग्री वर्ड का यूज करते हैं, तो
ये एंग्री, जिस व्यक्ति से कोई व्यक्ति एंग्री होता है उस व्यक्ति से पहले और एंग्री के बाद ये प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं विद, एंग्री विद। मेरा मानना है कि अगर आपको ये पता है कि एंग्री विद समबडी होता है, यानी कि समबडी इज इक्वल टू कोई व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं या कोई नाराज है उस व्यक्ति से पहले और एंग्री के बाद हम प्रीपोजिशन के रूप में एज अ प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। ये एक कंसेप्ट की बात हो गई। अब यही चीज एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहां तैयार कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, द ऑफिसर इज एंग्री, द ऑफिसर इज एंग्री on the officer is angry on the clerk for not attending to the work। मैंने इस सेंटेंस को लिखा है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, मेरा कहना यह है, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि कोई भी सेंटेंस कैसे पढ़ें, सेंटेंस का जो मेन फ्रेम है, मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें अन्य वर्ड्स को डाल करके फिर हम बड़ा बनाते हैं। तो अदर वर्ड्स जो हम लाते हैं उसका भी कोई फंक्शन होता है, किसी न किसी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड करते हैं। जितना एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करते हैं सेंटेंस की लंबाई बढ़ जाती है, सेंटेंस बड़ा हो जाता है। हर सेंटेंस 0 लेवल का है। ऐसी मानसिकता है स्टूडेंट्स के बीच कि मैं अब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ, कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, तो मुझे अब हायर लेवल का चीज पढ़ना जरूरी है। लेकिन मेरा कहना है कि आप बचपनावस्था में इन द बिगिनिंग स्टेज जो छोटा छोटा सेंटेंस पढ़े थे, सिलेट पेंसिल का आपने यूज किया था, एक छोटा छोटा सेंटेंस जो आप पढ़ा करते थे, और उस समय जो चीज आपके सामने आया था आज भी वही चीज आपके सामने है। उसमें एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स को हम डाल करके बड़ा कर देते हैं। और मैं अधिकांश स्टूडेंट्स में ये देखता हूं कमी कि एक छोटा छोटा सेंटेंस को समझते नहीं है। एक तो समझते नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उनके माइंड में बहुत ऐसे शिक्षकों के द्वारा मिसगाइड कर दिया गया है कि ये बचपन की बातें हैं, अब ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। और एक तो स्टूडेंट्स उस चीज को समझते नहीं है, दूसरी बात क्या है कि समझना चाहते नहीं है। जैसे अभी जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इस सेंटेंस को आप प्रॉपरली समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको गौर से देखें, आपको लगेगा कि जो मैं बचपन में पढ़ा था छोटा सा सेंटेंस, राम लंबा है, मोहन तेज है, यह कलम है, कलम नई है, आपको यहां भी वही लगेगा। यहां भी ओरिजिनल सेंटेंस वही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राम लंबा है। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे, इस सेंटेंस को आप देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि यह कंपटीशन का चीज है? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है आपको कि यह सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। लेकिन वही चीज तो आपके सामने है, आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए उस चीज को रियलाइज नहीं करते हो। और एक बात है कि एक तो दिख नहीं रहा है, दूसरी बात कि आप कभी इसको देखने का प्रयास भी नहीं करते हो। हाँ, एक चीज मैंने देखा है, कुछ ऐसे बच्चे को भी मैंने देखा है जो जानने की उत्सुकता जताते हैं, तत्पर होते हैं कि यहाँ ये क्यों आया, क्या है, रियलिटी इसमें क्या है, तो उस ढंग से गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया, राम लंबा है। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, राम इज टॉल। आप गौर से देखो, आपके सामने वही सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज टॉल। राम के जगह यहां सेंटेंस में वर्ड क्या आ गया? राम के जगह यहां आ गया ऑफिसर। इज के जगह इज ही दिया हुआ है, टॉल के जगह यहां क्या आ गया? एंग्री। बस सेम थिंग है, वर्ड चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, वही बचपन की बातें आज भी है। तो जब किसी भी चीज को आप प्रॉपर वे में फॉलो करोगे तो आपको वो दिखने लगेगा, और जब दिखेगा
तो सब्जेक्ट, वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम आपको लगेगा कि इजी है, और इससे जितना भागेंगे आप, ये आपको परेशान करते रहेगा। यहां मैं बात कर रहा था, ये भ्रम दूर करने की बात मैं कर रहा था। मैंने एक कंसेप्ट यहां मेंशन किया, एंग्री के साथ क्या लाते हैं, प्रीपोजिशन विद। अभी ये हमारे सामने क्या है, एक सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को हम भली भांति जानते हैं, इस सेंटेंस में जो भी चीज दिया गया है, हर चीज को अगर हम समझ रहे हैं, तो अब देखो आप इस सेंटेंस को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं, क्या करते हैं, सेंटेंस पहले लिखते हैं, उसी सेंटेंस को अगर ऐसे पार्ट में बांट दिया, इसको मैंने कर दिया ए, ये दूसरे पार्ट को मैंने किया बी, फिर यहां तीसरे पार्ट में इसको कर दिया सी, इसके बाद जो रेस्ट है इसको कर दिया डी। बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में प्राय 5 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी ई, और यही एसएससी के एग्जाम में ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी सेंटेंस था हमारे सामने, इसमें हमने क्या किया, ऑब्लिक दिया, इसको अलग अलग खंड में, पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। लास्ट में यहां लिख देंगे नो इरर, यहां हमने लिख दिया लास्ट में नो इरर। कहने का मतलब ये कि अगर इस सेंटेंस में द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, यहां सेंटेंस समाप्त हो रहा है, और इस सेंटेंस के बाद हमने यहां मेंशन किया नो इरर, ये पार्ट हो गया ई। यानी अगर ये सेंटेंस जो दिया हुआ है अगर ये सही है तो हमारा आंसर होगा ई। अगर इस सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम है तो शुरू से यहां तक के बीच में अगर प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, तो हमारा आंसर ये होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट जो यहां से यहां तक है इसमें होगा तो आंसर हम देंगे बी। अगर इसके आगे आंसर यहां तक है तो हम सी देंगे। नहीं, अगर इसके बाद अगर इसमें कहीं फॉल्ट है तो हमारा आंसर डी होगा। यदि इस सेंटेंस में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है देन आपका आंसर क्या होगा, ई, नो इरर। तो अब आप ही बताओ, आप खुद देखो, मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप सारे स्टूडेंट्स को कि ये जो भ्रम है कि मेरा कॉमन इरर ठीक है, इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम है, फेलियर ठीक है, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, पैसे ठीक है, अरेंजमेंट में पसीना निकल जाता है, नहीं बन पाता है, तो ये जो आपकी मानसिकता है, अपने बारे में जो आप सोचते हो कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, आप मरीज होते हुए आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो कि रियल में मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीज के संदर्भ में मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाए, आपके मन में जो भ्रम समाया हुआ है यह हमेशा हमेशा के लिए मैं चाहता हूं कि आज खत्म हो। सिर्फ आपको करना क्या है कि शुरू से अंत तक जो भी मैं बता रहा हूं अभी इस वीडियो में, आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अभी मैंने इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबरिंग किया। अभी हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है, कॉमन इरर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी स्टूडेंट अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में इसी सेंटेंस को इस ढंग से लिख करके पूछ दिया गया, आप क्या कहोगे कि ये कॉमन इरर है, ये कॉमन इरर का क्वेश्चन है। अब पहली बात ये कि पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि कहीं कोई इरर, कोई फॉल्ट है या नहीं है, सेंटेंस सही है या गलत। अगर सही है तो आंसर क्या देंगे, ई, नो इरर। अब जिस स्टूडेंट को पता होगा, आप खुद सोचो, मेरी बात भी मत मानो आप। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करूंगा, मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा, मुझे जॉब मिल सकता है, इतना कॉन्फिडेंस यदि आपको अपने आप पर है तो मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, मेरी बात को मत मानो आप। लेकिन आप खुद देखो, आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, आप खुद इस चीज को देखो और खुद डिसाइड करो। आप खुद इस चीज को समझ सकते हो कि रियलिटी क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे और ये कंसेप्ट यदि आपके पास है, आपको पता है कि एंग्री विद समबडी होता है, तो आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आपको खुद यहां दिखेगा द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, यानी ऑफिसर नाराज है, खफा है, किससे, क्लर्क से। ऑफिसर नाराज किससे है, क्लर्क से है। तो यहां जिस व्यक्ति यानी समबडी के जगह क्या आया, क्लर्क आया, तो क्लर्क से नाराज है ऑफिसर। तो क्लर्क से नाराज है तो क्लर्क से पहले एंग्री के बाद प्रीपोजिशन हमें क्या चाहिए, हमें प्रीपोजिशन चाहिए विद।
जबकि इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या आया है, ऑन। तो आप अगर इस चीज को जानते हैं तो आप इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ जो प्रीपोजिशन ऑन दिया है ये गलत है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ये क्वेश्चन आपका सही हो गया, 1 नंबर आपको आ गया, 1 मार्क आपने अचीव कर लिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। और पहले मैं इसको मिटा करके फिर से मैं लिखता हूं, फिर से मैं इसको लिखता हूं इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से। अब हमने इस सेंटेंस को फिर से लिखा है, फिर से हमने इस सेंटेंस को नोट किया और इसमें ऑप्शन अब सी में दे देंगे। यहाँ सी में ऑप्शन हमारा है विद, और एक ऑप्शन यहाँ डी है, इसमें हमने दिया बाय। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, जो डिस्कस अभी हमने किया कॉमन ईयर में, सेम सेंटेंस हमारे सामने है। द ऑफिसर इज एंग्री ब्लैंक द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अब आप देख रहे हैं आपके सामने वही सेंटेंस दिया हुआ है, सेम सेंटेंस दिया हुआ है, और यहां एंग्री के बाद अब खाली स्थान दिया है, ब्लैंक स्पेस यहां दिया है। इसमें आपके सामने ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शंस है और 4 में से एक को यहां डालना है। तो अब आप खुद इस चीज को सोचे, खुद डिसाइड करें। ठाकुर सर की बात आप मत माने, आप खुद से सोचे कि यदि आपने पिछले क्वेश्चन को, जो कॉमन ईयर हमने अभी डिस्कस किया, उस क्वेश्चन को यदि आपने सही बना लिया, तो वही चीज अगर एग्जाम में इस ढंग से लिखा हुआ होगा, उसी चीज को, उसी सेंटेंस को अगर एग्जाम में इस ढंग से लिख दिया जाए, आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाए और यहाँ खाली स्थान में जो भरना है, यहाँ भरने के लिए आपसे कहा जाए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सोल्व दिस क्वेश्चन और नॉट? क्या आप इस क्वेश्चन को बना लोगे या नहीं? ये डिपेंड करता है इस कंसेप्ट पर। अगर ये चीज आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं, और सेंटेंस पढ़ते समय हमारा वे क्या होना चाहिए, सेंटेंस में कहां कैसे देखना है, किस चीज पर पहले नजर डालना है, किस पर बाद में नजर डालना है, ये टेक्निक अगर आपका डेवलप है तो शायद आप खुद समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। ऐसे सेंटेंस कैसे पढ़ना चाहिए, सेंटेंस पढ़ते समय हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम नजर कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद कहाँ ध्यान देना है, फिर कहाँ ध्यान देना है, लास्टली क्या करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंटेंस पढ़ने का हमारा प्रॉपर वे क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखो, एंग्री के बाद खाली स्थान है। जब आपने क्वेश्चन कॉमन ईयर में सोल्व कर लिया, एंग्री विद समबडी, तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। यानी मेरे कहने का मतलब कि जब कॉमन ईयर आपने सही बनाया था, अगर समझ के बनाया था, तो यहाँ फिलर में ये क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आपसे सही बनना चाहिए। अब मैं आगे बताता हूं, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में किसी अलग ढंग से कॉमन ईयर और फिलर में नहीं पूछ करके इसी क्वेश्चन को एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ दिया जाएगा। और जब ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछेगा तो बस लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, लेकिन कंसेप्ट वही होगा। पहले मैं अब इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में मैं इस क्वेश्चन को डालता हूं, फिर उसके बाद इस पर, जैसे पहले मैं इस क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूं और इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में मैंने इसको मेंशन किया। सेम सेंटेंस है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, और इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिया। यहाँ चौथा ऑप्शन जो है, यहाँ चौथा ऑप्शन में यहाँ दिया रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। जैसे सेम सेंटेंस हमारे सामने आ गया। अब एग्जाम में इस सेंटेंस को लिखने का जो पैटर्न होगा, इसी सेंटेंस में जैसे यहाँ एंग्री ऑन द, यहां से यहां तक इसको अंडरलाइन कर दिया गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो एग्जाम में प्राय पूछा जाता है,
इसमें प्रायः क्या देखेंगे, या तो सेंटेंस में किसी जगह पर कुछ वर्ड्स को, या कभी कभी सिंगल वर्ड भी होता है, या तो अंडरलाइन कर दिया जाता है या उसको बोल्ड लेटर में टाइप किया जाता है। और अंडरलाइन पार्ट्स जो होता है उसको इंप्रूव करने के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और 4 ऑप्शंस में, बैंकिंग में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 या 5 जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें लास्ट ऑप्शन में ऐसे मेंशन किया जाता है नो इंप्रूवमेंट, या कभी कभी देखेंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इस तरह का लास्ट ऑप्शन आता है। बाकी जो रेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो उनमें कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं। तो आप देखो यहाँ कि द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, आपके सामने वही सेंटेंस आया, बस एग्जामिनर आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि आप इस सेंटेंस को पढ़ें, और मैंने जहां अंडरलाइन किया है या बोल्ड लेटर में जो दिया, आप उस जगह पर नजर डालो और आप उस जगह चेक करो कि वहां कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वो वहां उस पार्ट में जहां जहां मैंने इंडिकेट किया है अंडरलाइन करके या बोल्ड करके, उसमें कहीं कोई फॉल्ट है या नहीं। अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या हो, क्या करेंगे कि वो इंप्रूव हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसे इसी सेंटेंस में यहां मैंने ए ऑप्शन में मेंशन किया एंग्री बाय द, बी ऑप्शन में है एंग्री अपॉन द, और सी ऑप्शन में है एंग्री विथ द, और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट कहने का मतलब यह हो गया कि इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है तो आंसर हमारा डी होगा। अगर ये गलत है तो फिर 3 में से कोई होगा। तो आप इस चीज को खुद समझ सकते हैं अगर आपको पता है एंग्री विथ समबडी। ऐसे एक चीज मैं और बता दूं, एंग्री विथ समबडी इसके इक्विवेलेंट में ANNOYED, अनॉयड। अनॉयड का मतलब भी होता है नाराज, खफा, खिन। तो अनॉयड जब आएगा, जैसे यहां पर जैसे एंग्री दिया है, एंग्री नहीं दे करके अनॉयड भी दिया जा सकता है। और ध्यान में रखेंगे कि एंग्री आए या अनॉयड आए, दोनों में से कोई भी आएगा वहां प्रीपोजिशन क्या देंगे, विद। तो ये अगर ये चीज आपको मालूम है, इसी सेंटेंस को आपसे पूछ दिया गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, तो आप, मेरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को भी सही बना लेंगे। यहाँ इसका आंसर आप फिर देंगे सी, अनॉयड, एंग्री विद यहाँ होगा, एंग्री ऑन नहीं होगा। इस चीज को आप बना लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने मेंशन किया कि मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मुझे प्रॉब्लम है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बन पाता है, कॉमन ईयर में बना लेता हूं, फिर आप बात करते हो कि क्लोज टेस्ट बन जाता है, फिलर में प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा फिलर ठीक है, क्लोज टेस्ट नहीं बनता है, पैसे ठीक है, अरेंजमेंट नहीं बनता है। अब आप इस बात पर और ध्यान देंगे, अरेंजमेंट में क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट जो पूछा जाता है उसमें क्या होता है, उसमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनका जो सीरीज होता है, सीरीज को अटपटा वे में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करते हैं उसको अरेंज करने की, तो जो भी सेंटेंस दिया गया है, अगर उस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं और उसको कंप्रीहेंड करते हैं, दैट मीन्स उस सेंटेंस का मीनिंग आप समझते हैं, तो नो डाउट उसको अरेंज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे बहुतेरे लोग इसके लिए बोलते हैं ट्रिक है, और मैंने ऐसे भी बहुतेरे स्टूडेंट्स को देखा है कि ट्रिक पढ़ लेते हैं, पढ़ते समय बहुत मजा आता है, उनको लगता है कि नहीं सर ने मुझे बहुत बेहतर ट्रिक दिया। लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट की जब बात की जाती है, सेंटेंस अरेंजमेंट की जब बात करते हैं, तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, खास करके उन स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, जो शुरू से पठन पाठन जो किए हैं, हिंदी मीडियम में किए हैं, या उनकी भाषा जो हिंदी रही है, और वैसे स्टूडेंट्स आज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और वो अरेंजमेंट में सुधार लाना चाहते हैं, अरेंजमेंट उनसे नहीं बनता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो, इंग्लिश में सेंटेंस रहता है, तो वो सेंटेंस आप कब कहते हो कि मेरे समझ में आ गया, उस सेंटेंस को कब आप मानते हैं कि मैं इस सेंटेंस को समझ रहा हूं, जब उस दिए गए सेंटेंस का हिंदी में आपको सेंस पता चलता है। अगर सेंस आपको पता नहीं चलता है तो आप कहते हो कि ये सेंटेंस कठिन है, ये डिफिकल्ट है, ये हार्ड है, ये क्वेश्चन हार्ड है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहीं और है। हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर दिए गए सेंटेंस का हिंदी नहीं समझ में आया तो क्या बोलते हैं कि ये कठिन है। रियलिटी ये है कि उसका मीनिंग आप नहीं समझ रहे हैं,
तो यहाँ पढ़ाई के दौरान जब आप तैयारी करते हैं, चाहे वर्ड पावर की तैयारी हो या ग्रामर सेक्शन की तैयारी हो, उस समय भी इस बात का आप ख्याल रखें कि कुछ भी हम पढ़ते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेंस को डेवलप करें। सेंस डेवलप रहेगा तो आप अरेंजमेंट बना लेंगे। ऐसे कोई भी ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, ट्रिक क्या है, होता क्या है कि बच्चों को ट्रिक बताया जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए स्पेशली ट्रिक बताया जाता है, और उस समय पढ़ने में याद करने में मजा आता है, अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए एक ट्रिक प्रोवाइड कर देते हैं और उसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अब तुम बनाओ, तो उस आधार पर बच्चे उसको बनाते हैं, वहां सोल्व हो जाता है। लेकिन वही अरेंजमेंट जब फिर एग्जाम में आता है वहां नहीं बना पाते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो उसके सेंस को जानो, उसके मीनिंग को जानो। जब तक कॉम्प्रिहेंडिंग पावर डेवलप नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट के साथ, समझ के साथ उसको अरेंज नहीं कर पाओगे। इसी तरह से 5-6 सेंटेंसेज आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा अरेंज कीजिए, तो अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को जानते हैं अरेंज कर लेंगे। पैसेज में क्या होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, और पैराग्राफ्स में क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो अगर सेंटेंस सही ढंग से आप पढ़ते हैं, सेंटेंस में एक एक चीज आप समझते हैं, तो आप पैसेज भी पढ़ेंगे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने एक ही सेंटेंस को 3 तरह से प्रस्तुत किया। सबसे पहले मैंने इसी सेंटेंस को ऑब्लिक से घेरा, कॉमन ईयर बन गया। उसी सेंटेंस में मैंने एक जगह डॉट 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 किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, वो फिलर बन गया। वही सेंटेंस अभी आपके सामने यहाँ है, ये इसमें अंडरलाइन हमने किया, 4 ऑप्शंस दिया। सेंटेंस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अभी इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट क्या कहेंगे कि कौन क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इसी सेंटेंस की अगर बात की जाए, इसी इस सेंटेंस में अगर हम इसी सेंटेंस में यदि हम एक दूसरा काम करते हैं कि अगर इस सेंटेंस में हम यहाँ पर डॉट 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 कर दें, यहाँ जो हमने अंडरलाइन किया था, अगर इस जगह पर हम खाली स्थान छोड़ दें, यहाँ इस जगह इसको अगर मिटा दिया जाए, यहाँ भी खाली स्थान दे दिया जाए, और अब जो हमारे सामने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बैंकिंग के एग्जाम में प्रायः ऐसे प्रश्न होते हैं, डबल फिलर जिसको बोलते हैं। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में डबल फिलर पूछा जाता है। तो अभी आप देखो, गौर से देखो, आप इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, 2 जगह हमने खाली स्थान दे दिया। अब यहाँ ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन इसी को डबल फिलर में पूछ दिया गया, यहाँ दे दिया गया इन टू। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में 2 वर्ड्स हैं, इन आया, टू आया प्रीपोजिशन। बी ऑप्शन में यहां आ गया बाय, ऑन। सी ऑप्शन में यहाँ जो सी ऑप्शन दिया है, ये सी ऑप्शन में यहां दे दिया अपॉन और विद आ गया। और यहाँ डी जो चौथा ऑप्शन हमारा है, यहाँ चौथा ऑप्शन में यहाँ आ गया विद और टू। अब आप देखो, सेम क्वेश्चन है, वही सेंटेंस है, 2 जगह से हमने क्या किया, वर्ड्स को हटाया और ऑप्शन में, हर ऑप्शन में 2-2 वर्ड्स दोनों जगह के लिए दे दिया। अब ये क्वेश्चन कैसा है, डबल फिलर इसी को बोलते हो आप। तो आप इस चीज पर ध्यान दें कि सेंटेंस कोई भी सामने आता है, उस सेंटेंस को कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ने का जब तरीका आपका अच्छा होगा, तो आप किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कॉमन ईयर का हो, फिलर का हो, अरेंजमेंट का हो, पैसेज का हो, हर सेक्शन में स्कोरिंग आप अच्छा करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी हम इसी सेंटेंस को डबल फिलर बना दिए, यहां ऑप्शन दे दिए। अब इतना ही नहीं, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इस संदर्भ में भी मैं बताना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी करते समय आप ज्यादा क्वेश्चंस को मत सोल्व करें। 5, 10, 20 प्रश्न को ही
प्रश्न को ही आप सोल्व करें, कुछ क्वेश्चंस को ही बनाएं, लेकिन आप प्रयास करें कि हमारे सामने जो सेंटेंस आया उसमें एक एक चीज पर हम नजर डालें, एक एक चीज को समझे। जैसे अभी तो हमारे सामने यहाँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन ईयर आया, फिलर आया, डबल फिलर आया, इंप्रूवमेंट आया, लेकिन मेरे कहने का एक मतलब ये है कि जैसे यहाँ एंग्री विद समबडी, एंग्री विद समबडी ये हमारा कंसेप्ट है। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कि यहाँ एंग्री के बाद जो खाली जगह इसमें विद आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं और बताना चाहूंगा कि इसको पढ़ते समय जैसे एक हमारे सामने दूसरा यहाँ वर्ड आया अटेंडिंग, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर डबल फिलर में आएगा। आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, डी। यहाँ फर्स्ट जो स्पेस है, जो जगह दिया है ब्लैंक, इसमें विद आएगा और सेकेंड में टू आएगा। इस संदर्भ में अगर आपका तैयारी करने का भी अच्छा होगा तो इसी क्वेश्चन में आप अपने सेंस को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने आया अटेंडिंग, यहाँ इसके साथ हम यहाँ क्या लाएंगे, खाली स्थान में क्या लाएंगे, टू लाएंगे। यहाँ विद लाना है, यहाँ टू आया, तो इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपने टू लाया, हो सकता है कि आप अपने माइंड में इंस्टॉल कर लेंगे कि अच्छा एक चीज हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, अब कभी भी अटेंड आएगा तो वहां टू लाएंगे, तो फिर ये भी गलत होगा। इसके लिए भी कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप नोट कर लें। अटेंड समथिंग, जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग कक्षा कर रहे हैं, वी आर अटेंडिंग द क्लास, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आया। यहाँ अटेंड समथिंग, अटेंड द प्रेयर, अटेंड द क्लास, अटेंड द मीटिंग, वहां अटेंड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लाते हैं। लेकिन वहां जब अटेंड की बात करते हैं तो वहां करने की बात होती है, शामिल होने की बात होती है। लेकिन इसी अटेंड के साथ हम टू लाते हैं, लेकिन जब अटेंड के साथ टू लाते हैं तो वहां उसका सेंस अलग होता है। तो सिर्फ प्रीपोजिशन के लिए ही अगर सिर्फ आप सारे प्रीपोजिशंस को रट लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, क्योंकि एक ही वर्ड के साथ कहीं पर प्रीपोजिशन आता है, कहीं पर नहीं आता है। तो दोनों आपका, जैसे अटेंड वर्ड को आपने प्रिपेयर किया तो आपको दोनों यूज इसका मालूम होना चाहिए कि कहां पर यहाँ टू लाएंगे, क्या सेंस निकालना है, किस अर्थ में टू लाएंगे, किस अर्थ में टू नहीं आएगा। जैसे अटेंड के साथ टू जब आएगा, अटेंड टू समथिंग, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, माइंड में इंस्टॉल कर सकते हैं, अटेंड टू समथिंग। और जब अटेंड टू की बात आती है तो वहां अटेंड टू मतलब होता है देख रेख करना, देखभाल करना, देख रेख करना। अटेंड टू समबडी भी दे सकते हैं, अटेंड टू समबडी इज इक्वल टू टेक केयर ऑफ समबडी, केयर फॉर समबडी। ये भी ध्यान रखना है कि टेक केयर जब लाएंगे, किसी व्यक्ति की देखभाल करनी है, देखरेख करनी है, तो टेक केयर ऑफ समबडी। और इसी के सेंस में हम अगर टेक केयर नहीं यूज कर रहे हैं, ओनली केयर यूज कर रहे हैं, तो वहां हम यूज करेंगे। अगर हम टेक केयर नहीं ला रहे हैं, केयर नहीं ला रहे हैं, अटेंड नहीं ला रहे हैं, इसी सेंस में हम लुक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो लुक आफ्टर समबडी, सबका सेंस सेम होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां गहन अध्ययन करें। और जहां तक जीरो लेवल और हायर लेवल का गाना बच्चे गाते हैं कि ये सवाल जीरो लेवल का है, ये हायर लेवल का है, ये बिल्कुल फालतू बात है, निरर्थक बात है। किसी भी चीज को आप अगर जानते हैं, आप उसको समझते हैं, तो वह कठिन से कठिन चीज आपके लिए जीरो लेवल हो जाता है। और यदि कोई सिंपल चीज है, छोटा सा सेंटेंस ही है, अगर उसको आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए हायर लेवल होगा। एक ऐसा भी टाइम था जब आप एबीसीडी लिखे, अल्फाबेट की जानकारी दी गई, उस समय आप ये याद करें इस चीज को कि वो लेटर लिखना आपके लिए काफी कठिन लगता था, काफी केयरफुली वे में आप लिखने का प्रयास करते थे, फिर भी आपसे सही ढंग से नहीं लिखा पाता था। तो उस दिन वो चीज भी, एबीसीडी लिखना भी आपके लिए कठिन था। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद सोचो कि एक ऐसा भी टाइम था आपके लाइफ में जब एबीसीडी यानी अल्फाबेट को लिखने में आपको परेशानी होती थी। आप खुद सोचो कि वो ए लिखना, बी लिखना, सी लिखना आपके लिए उस दिन जीरो था या हायर था। आज आप आंख बंद करके पूरे अल्फाबेट को लिख देंगे, वर्णमाला को लिख देंगे, वर्ड्स लिख देंगे, बहुत कुछ लिख देंगे, आंख बंद करके लिख सकते हैं। उस दिन काफी केयरफुली वे में आप लिखते थे, फिर भी नहीं हो पाता था, फिर भी आप मिस्टेक करते थे। तो इस बात से भी ज्ञान मिलता है कि लेवल उस एबीसीडी का, वर्णमाला का नहीं है, लेवल इस क्वेश्चन का नहीं, लेवल इस सेंटेंस का नहीं है, लेवल
आपका है। आप जितना अधिक वर्क करते हैं आपकी क्षमता बढ़ती है। जो क्वेश्चन जो सेंटेंस जहां है वही रहेगा। इसलिए हमेशा अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है ये क्वेश्चन 0 लेवल है, ये हायर लेवल है, तो ये सब निरर्थक बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। इस टाइप की सोच मत रखें। आप अपने लेवल को हमेशा देखें, अपने लेवल को इंप्रूव करें। जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर है, जो भी सवाल है, जो जहां है वही रहेगा। आप अपने आप को देखें, अपने आप को इंप्रूव करें, और जितना ध्यान आप खुद पर देंगे, सेल्फ को पहले जज करें, असेसमेंट करें, खुद का असेसमेंट करें कि आप कहाँ हैं, आप जो कर रहे हैं, जिस टेक्निक में स्टडी कर रहे हैं, जो भी अपनाए हैं वो भी अच्छा है या नहीं। और इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं इसमें मेंशन किया कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का हमारा प्रॉपर वे क्या होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस, जैसे बड़ा बड़ा सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती है, तो ऐसा हो सकता है कि सारी चीजों पर जब आप नजर डालोगे तो उसमें टाइम लगेगा। और कंपटीशन में याद रखना, कंपटीशन इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट। कंपटीशन में हमेशा इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इसके लिए आपका टेक्निक अच्छा होगा, वे अच्छा होगा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होती है, नो डाउट। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले नजर कहां डालना है, किस किस चीज को मिलाना है। और इस वीडियो में बस इतना ही। लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि मेरा प्रयास है, मेरा एक तरह से मिशन है कि ऑल ओवर इंडिया के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मैं बेहतर से बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड करूं। ऐसे मैं इस बात की चर्चा करता हूं, एवरीथिंग इज प्रूव्ड लाइक मैथमेटिक्स। इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। आप अगर किसी भी चीज को भली भांति जानते हैं, तो जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, बिल्कुल उस फॉर्मूला की तरह, उसकी कंसेप्ट a+b के होल स्क्वायर की तरह अंग्रेजी में भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, कोई भी वर्ड आएगा, अगर उसको आप समझते हैं तो आप प्रूव कर लेंगे। और मैं हमेशा ऐसे मेरे बोर्ड बैनर पर भी इस बात का जिक्र है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। क्लासरूम में तो बच्चे इस चीज को रियलाइज करते हैं, दिखता है। मैं क्लासरूम में ऐसा मेंशन करता हूं कि आप यहाँ देखो, मैं सेंटेंस इंग्लिश में लिखता हूं, उसको डिस्कस करता हूं, और लास्टली मैं पूछता हूं बच्चों से ये इंग्लिश है, हिंदी है या कुछ और है। बच्चे खुद बोलते हैं कि सर ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स है। तो मैं आप सबों से, जो दूरस्थ इलाके में है, जो आउट ऑफ बिहार है, दिल्ली में है, बनारस है, या रांची है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, या रूरल इलाके में आप कहीं भी रह रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें जो बेल बटन होता है उसको एक बार क्लिक कर दें। जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और आप मेरा जो प्रयास है, मैं आप सबों के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो वर्क कर रहा हूं, जो वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका आप लाभ उठा पाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।